जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि जब आप रिफ्यूजी असाइलम क्लेम करते हैं तो ये प्रोसेस कितना टाइम लेता है और ये प्रोसेस कैसे कैसे यानी चलता है, और इस दौरान मसलन आपका मेडिकल कब होता है, आपका वर्क परमिट आपको कब मिलता है, कितने टाइम में मिलता है, और हेयरिंग की यानी आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी हेयरिंग की भी डिटेल हम आपको बताएंगे कि हेयरिंग का प्रोसेस किस तरह यानी कंडक्ट होता है। तो चलें, वीडियो का आगाज़ करने से पहले ऐसे मेरे दोस्त जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें जी फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप विद इन द कनाडा रेफ्यूजी असाइलम क्लेम करते हैं, आपको एक बीओसी फॉर्म दिया जाता है साइन करने के लिए, जो कि आपने साइन करके विद इन 28 डेज़ जमा करवाना होता है वापस। ठीक है, तो वो होता क्या है, उसको कहते हैं बेसिस ऑफ क्लेम, इसका ये मतलब बनता है। तो उस दौरान आपने अपना मेडिकल करवाना होता है विद इन 28 डेज़। ठीक है, 28 डेज़ के अंदर ये फॉर्म क्योंकि आपने जमा करवाना होता है। मेडिकल में आपका वो ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं। ठीक है, जब ये आप टेस्ट वगैरह आप करवा लेते हैं तो राइट वे आपको चाहिए कि अपने लॉयर को इन्फॉर्म कर दें, चाहे वो ईमेल के ज़रिए कर दें या उसके ऑफिस जाके जो आपके पास मेडिकल का पेपर है वो उसको दें। तो फिर आपका लॉयर आपके लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, तो उसको तकरीबन 45 डेज़ लगते हैं आपके वर्क परमिट को आने में। तो जब वर्क परमिट आपका आ जाता है तो फिर आपका लॉयर आपको इन्फॉर्म कर देता है। तो वर्क परमिट का मैं आपको बताता चलूँ कि वो ओपन वर्क परमिट होता है और उसमें आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई यानी आवर्स की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप इतने आवर्स काम कर सकते हैं, इतने नहीं। तो समझ लें कि एक ठीक ठाक किस्म की लिबर्टी आपको मिल जाती है। ठीक है, और ये बहुत ही अहम होता है किसी शख्स के लिए भी, क्योंकि आपको पता है जो वेलफेयर आपको दी जा रही होती है वो इतनी सफिशेंट नहीं होती कि आप सारे अपने जो एक्सपेंस मीट कर सकें। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी शख्स के लिए जो उस दौरान यानी सर्वाइव करना चाह रहा होता है और अपनी हेयरिंग के लिए उसको यानी इस दौरान टाइम दरकार होता है। तो जैसे फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था कि ये वर्क परमिट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक दफ़ा जब ये आ जाता है तो इसके ज़रिए फिर आप पर कह लें कि यहाँ की जॉब्स के दरवाज़े खुल जाते हैं। आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आपने इतने आवर्स काम करना है, इतने आवर्स नहीं। ठीक है, आप कहाँ काम कर सकते हैं कहाँ नहीं, क्योंकि ये ओपन वर्क परमिट होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऐसे शख्स के लिए जो यहाँ पर यानी कि अभी उसको स्टार्ट कर रहा है अपनी लाइफ को और उसको कह लें कि स्ट्रगलिंग फेज़ में से गुजरना पड़ रहा है। तो एनीवे, जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो उसके बाद आप जॉब शुरू करते हैं और इस दौरान फिर जब आपकी हेयरिंग आ जाती है तो उससे पहले एक चीज़ मैं और ज़िक्र करता चलूँ कि जब आप वर्क परमिट का वेट कर रहे होते हैं ना, तो इस दौरान आपने दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मिस नहीं करनी। आपने इस दौरान एक तो अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, क्योंकि जब आप अपना क्लेम करते हैं ना रिफ्यूजी यहाँ पे, तो आपको एक रिफ्यूजी आईडी दे दी जाती है। ठीक है, तो उस बेस पे आप अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और आप G1 लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, G1 लाइसेंस के लिए मैं एक अलहदा से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वरना ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रीफली जिक्र कर रहा हूँ। तो खैर, इस दौरान आपने बैंक अकाउंट खुलाना है, अपना G1 लाइसेंस लेना है। ठीक है, ताकि आप रेडी टू गो हों जब आपका वर्क परमिट आए। तो फिर जब वर्क परमिट आता है तो फिर उसके बाद आपने ज़ाहिर बात है जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जब आपकी IRB यानी इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में हेयरिंग आती है तो फिर आपका लॉयर आपको इन्फॉर्म करता है, क्योंकि यूजली उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है। आपने भी ईमेल एड्रेस या मेलिंग एड्रेस दिया होता है, पर यूजली वो ज़्यादातर लॉयर को ही इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि इस दौरान होता है ना कि वो क्लाइंट यानी वो तो एड्रेस चेंज कर सकता है, मगर लॉयर का आपको पता है उनका तो एक परमानेंट एड्रेस होता है, ऑफिशियल बिजनेस एड्रेस वगैरह। तो इसलिए यूजली ज़्यादा बेहतर होता है कि वो उनको इन्फॉर्म करते हैं। बट एनीवे, ईदर वे आपको इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, और इससे बेहतर होता है कि बजाय कि आप लॉयर से ईमेल से या फ़ोन से रब्ता करें, आप बेहतर है कि अपने लॉयर से एक मीटिंग सेट कर लें, जाएं उसके साथ फ़ेस टू फेस बैठें। फिर वो आपको एक ना चेक लिस्ट देता है डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आपने अपने यानी कि बैक होम से मंगवाने होते हैं। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पर मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है,
कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिफ्यूजी क्लेम के लिए यहाँ चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं अब डिटेल में नहीं जाऊँगा। एनीवे, वो आपको चेक लिस्ट देगा उन डॉक्यूमेंट्स की, तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हेयरिंग से 15 दिन पहले सबमिट करवाने होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे जो किसी भी शख्स की ज़िंदगी में होता है जिसने यहाँ रेफ्यूजी क्लेम किया होता है, वो होता है हेयरिंग डे। तो अगर तो आप यानी इधर टोरंटो में रेफ्यूजी क्लेम कर रहे हैं तो फिर आपकी हेयरिंग आती है यहाँ IRB के ऑफिस है जो कि विक्टोरिया स्ट्रीट पे है, वहाँ पर आपकी हेयरिंग होती है, ठीक है। हेयरिंग वाले दिन आप और आपका जो लॉयर है वो वहाँ पे ज़ाहिर बात है प्रेजेंट होता है। टाइम से पहले ही बेहतर होता है, 5-10 मिनट आप जाएं ताकि आप वेल बिफोर टाइम वहाँ पहुँचे, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि उस दिन आपका ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हेयरिंग पे जो आप कह सकते हैं कोर्ट रूम कह लें, या जिस जगह पे हेयरिंग कंडक्ट होनी है वहाँ पे एक IRB की तरफ से आर्बिट्रेटर होते हैं, ठीक है। आप उन्हें जज भी कह सकते हैं मगर वो मोस्टली आर्बिट्रेटर होते हैं। उनके साथ जिन्होंने फ़ैसला करना होता है, उनके साथ एक IRB की तरफ से लॉयर होता है जो आपको यानी क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है। और आप होते हैं, आपका लॉयर होता है कमरे में, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो कि अक्सर लोग बाज़ मिस भी कर जाते हैं, और इस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, वो होता है ट्रांसलेटर, ठीक है। तो ये 4-5 बंदे होते हैं सिर्फ हेयरिंग रूम में वहाँ पे, इसके अलावा कोई बंदा नहीं होता। तो फिर आपकी हेयरिंग शुरू होती है। यूजुअली ये 5 से 6 घंटे लेती है हेयरिंग, ठीक है। तो इस दौरान आपको 2 से 3 दफ़ा ब्रेक भी दी जाती है। इसके अलावा भी अगर आप एक्स्ट्रा आपको ब्रेक चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपको दे दी जाती है। उस दौरान आप पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है। आपने जो भी क्लेम किया होता है, जो भी स्टोरी बताई होती है, उसके मुतालिक आपसे सवालात किए जाते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ नौइयत के डेट्स पूछी जाती हैं, फिर आगे पीछे करके किए जाते हैं। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि आपने कैसे इस तरह मतलब उसकी हेयरिंग के लिए अपने आप को वेल प्रिपेयर करना है। तो बैक टू द पॉइंट, वो आप पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, जो IRB की तरफ से लॉयर होता है, फिर आपके लॉयर को मौका दिया जाता है, वो फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एविडेंसेस वगैरह होते हैं, इस दौरान जो पीछे चेंजेस आई होती हैं वो प्रोवाइड कर। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि वो समझता है कि वो डिस्कस करने से आपका केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपका वकील वो भी डिस्कस करता है, ठीक है। तो खैर, जब ये हेयरिंग मुकम्मल हो जाती है और इफ़ यू गॉट लकी कि आपका केस अप्रूव्ड हो जाता है, तो आपको वहीं पे टेबल पर ही अक्सर बता दिया जाता है, और बाज़ औक़ात फ़ैसला महफूज कर लिया जाता है, और मतलब कुछ हफ्तों में या 1-2 माह में आपको बाई मेल सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर तो आपको वहीं बता दिया जाए, टेबल पे ही एक्सेप्ट हो जाए वो यानी आपका केस, तो फिर आपको वहीं पर आपको एक ना एक्सेप्टेंस का लेटर दिया जाता है कि आपका केस एक्सेप्ट हो गया, और साथ ही आपको एक PR का एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, ठीक है। तो यानी उसका मतलब होता है कि आप राइट वे PR की एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए एलिजिबल है। तो उसमें होता क्या है कि अगर आप हैं और आपकी सारी फैमिली है, तो आपके साथ आपकी सारी फैमिली उस वक्त PR के लिए एलिजिबल हो जाती है, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए। तो अगर आपकी फैमिली बैक होम भी है, तो इसमें एक थोड़ी सी मैं करेक्शन करता चलूँ। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कितना टाइम लगता है फैमिली को स्पॉन्सर करने में, वो भी बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें एक मज़ीद अपडेट करता चलूँ कि अगर आपकी फैमिली बैक होम है, तो आप अगर राइट वे भी करना चाहें अपनी PR की एप्लीकेशन के साथ, तो उनकी PR की एप्लीकेशन भी आप साथ ही इंक्लूड करके फ़ाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको PR मिलेगा तो उनका PR भी आपके साथ ही अप्रूव हो जाएगा, जो आप कह सकते हैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। मैंने कहा चले दोस्तों को ये भी अपडेट करता चलूँ। तो दोस्तों, इस तरह ये सारा प्रोसेस जो है आप कह सकते हैं कंप्लीट होता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं फिर वेटिंग टाइम होता है आपका, वो अमूमन आप कह सकते हैं कि 6 माह से लेके तकरीबन 2 साल तक होता है, ठीक है। तो लाजमी नहीं कि आपके 6 माह बाद ही PR कार्ड आ जाए। अक्सर जो बहुत ज़्यादा लकी लोग होते हैं उनका आ भी जाता है 6 माह के बाद, 7 माह के बाद, पर जो एन एवरेज टाइम है ना वो 1.5 से 2 साल लग ही जाते हैं, ठीक है ना। तो इस दौरान जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप अपने आप को अपग्रेड करें, G1 बनाया होगा, आप G2 के लिए अप्लाई करें। अगर पाकिस्तान से आपका एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, वो मंगवा कर वो साल लगा कर आप डायरेक्ट G दे दें, ठीक है।
तो साथ कोई शॉर्ट कोर्सेज कर लें। और भी बहुत से तरीके हैं, मैंने इस पर भी डिटेल वीडियो बनाई हुई हैं। अपने दोस्तों को आज बताया जाए कि इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली जिक्र किया था वीडियोस में, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना डिटेल बताया जाए कि ये प्रोसेस कैसे स्टेप बाय स्टेप चलता है और कैसे चीज़ें कितना टाइम लेती हैं। जैसे आपका वर्क परमिट है, आपका मेडिकल है, ये चीज़ें कैसे स्टेप बाय स्टेप होती हैं और आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो चलें जी, ये थी आज की वीडियो। मैंने कहा अपने प्यारे दोस्तों को अपडेट किया जाए और इनको बताया जाए, स्पेशली ऐसे मेरे दोस्त जो कि रेफ्यूजी असाइलम करना चाह रहे हैं, तो उन्हें पता हो कि यार ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे चलता है। वो किसी चीज़ के बारे में परेशान ना हो, या कह सकते हैं कि इग्नोरेंस की वजह से कोई अहम जो है पॉइंट वो मिस ना कर लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।